तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। भैया आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के काफी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन्हें भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है, तो ये वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी सब्जेक्टिव की टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी। और मैं सीरीज चला रहा हूँ ना जी फिजिक्स का सब्जेक्टिव का, 10 कभी कराता हूँ कभी 20 कराता हूँ, तो ऐसे कर करके मैंने बहुत सारे सब्जेक्टिव करा दिए है। ठीक है, आपको फिजिक्स सीरीज से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके हर एक सब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग 10-20 आज के इस क्लास में भी सब्जेक्टिव करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी 10-20 करेंगे, यानी कि अब सब्जेक्टिव पे, क्योंकि बच्चों का जो है ना वो ऑब्जेक्टिव तो मिला जुला के सबका क्लियर हो ही चुका है। अब जहां तक बात रही सब्जेक्टिव की, तो मैं रेगुलर क्लासेस सब्जेक्टिव की ला रहा हूँ, जिसके कारण आपकी सब्जेक्टिव की भी तैयारी बहुत अच्छी हो और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, और मार्क्स अच्छे हैं ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आप कितना सीख रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो कितना चीजें सीख पा रहे हो, कितना नॉलेज के रूप में ले रहे हो, तो वो ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स के चक्कर में कभी नहीं रहो। ठीक है, अपना जो भी स्किल्स है उसको प्रॉपर तरीके से बढ़ाओ, जो भी आपका नॉलेज है उसे इंक्रीज करने के चक्कर में रहो आप सभी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स वाले भैया चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इस पे आपकी डिमांड से रिलेटेड बहुत सारी कंटेंट आती रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको वीडियो चाहिए होती है एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो, तो वो यहाँ पे मैं लाते रहता हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अगर कंटेंट अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है कि तरंगाग्र की परिभाषा लिखे। तरंगाग्र को इंग्लिश में हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो वेव फ्रंट की आपको डिफाइनेशन बताना है, यानी कि तरंगाग्र की परिभाषा बताना है। देखो, प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है जहां पे आवृत्ति तथा कला कोण नियत होता है। ठीक है, यहाँ पे नियत होना चाहिए था, नीत लिखा हुआ है, नियत होना चाहिए था। ठीक है जी, तो तरंगाग्र की परिभाषा क्या हो कि प्रकाश तरंग के द्वारा, ठीक है, प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है जहां पे आवृत्ति तथा कला कोण क्या होता है? समान होता है। ठीक है, और ये जो तरंगाग्र होते हैं ना ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें से पहला आपका समांतर, ठीक है, समांतर नहीं समतलीय उसको कह लो आप। ठीक है, समतलीय हो गया, बेलनाकार हो गया और गोलाकार हो गया। ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? तरंगाग्र होते हैं, इन्हें आप ध्यान रखोगे। ठीक है जी, चलो जी आगे आ जाओ। संतोषी व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को आपको बताना है कि संतोषी व्यतिकरण क्या होता है। संतोषी व्यतिकरण को हम लोग रचनात्मक व्यतिकरण भी कहते हैं, ध्यान देना। ठीक है, संतोषी व्यतिकरण कह लो या फिर रचनात्मक व्यतिकरण कह लो, सेम ही है। तो संतोषी व्यतिकरण के लिए 2 आवश्यक शर्त, सबसे पहले दोनों प्रकाश स्रोत जो होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए? समान कला में होना चाहिए। याद रखना, समान कला में होना चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत समान कला में होना चाहिए। और दूसरा है कि पथांतर आपका एन लेमडा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एन लेमडा, यानी कि जो आपका डेलिक्स का वैल्यू है ना वो आपका एन लेमडा होना चाहिए। किसके लिए? संतोषी व्यतिकरण के लिए। याद रखना, संतोषी व्यतिकरण के लिए आपका जो पथांतर का वैल्यू है वो एन लेमडा होना चाहिए। ठीक है जी चलो कोई नहीं, आगे आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन, ब्रूस्टर के प्रकाश के ध्रुवण का नियम लिखना है। ठीक है, ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवण का नियम आपको बताना है। तो जब अपवर्तित किरण तथा परिवर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के जो बीच का कोण है वो क्या है? वो 90 डिग्री अगर हो जाता है तब आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? तब आपतन कोण जो हमारा है वो ध्रुवण कोण कहलाता है। ठीक है जी और यही जो नियम है ना ये आपका ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवण का नियम कहलाता है। ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवण का नियम क्या होता है? म्यू बराबर tan IP होता है। याद रखना, म्यू बराबर tan IP होता है। ठीक है, और एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, कि अगर आप सभी के मेरे चैनल के जो भी वीडियोस हैं अगर वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में वीडियो को भी लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट, इस टाइप के हाई क्वालिटी कंटेंट और PDF वगैरह जो भी PPT है सारी चीज फ्री में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, वीडियो पे बने रहो, लास्ट में मैं आप सभी को बता दूंगा कि मैं PDF कहाँ से आप सभी को देता हूँ। ठीक है, मैं PDF किस तरीके से आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ, तो जो नए बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अनुदैर्ध्य तरंग को ध्रुवित क्यों नहीं किया जा सकता? ध्रुवीय नहीं, यहाँ पे ध्रुवित होना चाहिए था। ठीक है, ध्यान से समझना कि अनुदैर्ध्य तरंग जो भी होता है, अनुदैर्ध्य तरंग हमारा होता है, ठीक है, उससे हम लोग ध्रुवित क्यों नहीं कर सकते? तो आपको पता है ना कि जो अनुदैर्ध्य तरंग के जो कण होते हैं, क्या जो कण है, यहाँ पे कण ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, कण, तो जो अनुदैर्ध्य तरंग के जो कण होते हैं वो एक अस्थिर तल में, एक ही जगह पे, ठीक है, अस्थिर तल में क्या करता है? कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्रुवीयत नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हम लोग ध्रुवित नहीं कर सकते। अगर एक कण जो है ना वो अगर गति में रहता, मोशन में रहता, त्वरित होता, ठीक है, तब इसको हम लोग ध्रुवित कर सकते थे। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग की बात किया है तो जो अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं उनके कण क्या होते हैं? एक अस्थिर तल में ही कंपन करते हैं, इसलिए इसे हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसे ध्रुवित नहीं कर सकते। ठीक है जी,
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बीटा बराबर का लेमडा कैपिटल डी बटा में स्मॉल डी, यही आपका होता है जी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई। और ए व्यंजक लिखने के लिए आपको 2 नंबर में पूछता है, लेकिन यही अगर इसे सत्यापन करने के लिए यानी इसको प्रूफ करने के लिए बता दे, इसके व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको बताते हैं, तो ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान देना आप सभी ये सब चीजें पे, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं करा दूं, 2-4 करके करा दूं मैं ऐसा, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो कि पोलरोइड क्या है तथा इसके 2 उपयोग लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का। देखो अब तक तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये जितने सारे भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ सारे आस्क्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्या है? सारे आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, पोलरोइड एक ऐसी युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को क्या कर देती है? ध्रुवित कर देती है। अध्रुवित प्रकाश को क्या कर देती है? ध्रुवित कर देती है, ठीक है। और इसके 2 उपयोग की बात करी जा रही है ना, तो यहाँ पे तो उपयोग लिखा हुआ है नहीं, बाकी मैं बता देता हूँ इसका 2 उपयोग। देखो पहला हम लोग इसका फोटोग्राफी कैमरा में यूज करते हैं। किस चीज में? फोटोग्राफी कैमरा के रूप में इसका यूज करते हैं, फोटोग्राफी कैमरा के रूप में यूज करते हैं। दूसरा धूप चश्मा, ठीक है, धूप चश्मा में भी इसका यूज करते हैं। किस चीज में? धूप चश्मा, ठीक है। धूप वाला जो भी चश्मा होता है उसमें भी हम लोग पोलरोइड का यूज करते हैं, और फोटोग्राफिक कैमरा, ठीक है, उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के विवरण नहीं, यहाँ पे विवर्तन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विवर्तन होना चाहिए था। तो यहाँ पे सही कर लोगे आप सभी, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन किसी अपारदर्शी अवरोधक, ध्यान से समझना, किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक, यहाँ पे द्वारक कर लेना आप सभी, ठीक है, द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है वो आपका प्रकाश का विवर्तन कहलाती है, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है ना, प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है वो आपकी विवर्तन कहलाती है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स को आपको परिभाषित करना है। विद्युत फ्लक्स के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आज समझा दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बस ध्यान से आप वीडियो पे बने रहो, हर एक चीज मैं क्लियर कर देने वाला हूं। देखो जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, विद्युत फ्लक्स किसी सतह, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे सतह ले लूं, लेकिन विद्युत फ्लक्स के लिए याद रखना केस होना चाहिए आपका बंद सतह। क्या होना चाहिए? बंद सतह होना चाहिए। तो किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या होती है ना, गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या होती है वही आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। नॉर्मल सा इसका डेफिनेशन है, प्रॉपर तरीके से समझो कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं को, या फिर विद्युत बल रेखाएं भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो जो भी बंद सतह से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जितनी गुजरेगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या होगी ना, वही हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है जी, फाई से। अब फाई यहाँ पे ई लगा दो, क्योंकि आगे चल के आपको चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नेटिक में आपने चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ा होगा ना, तो वहां पे बी लगा देते हैं, यहाँ पे मैं ई लगा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो फ्लक्स है हमारा, ये विद्युत के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रिक, ठीक है। चलो जी, फाई ई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ई इंटू डी ए। अब यहाँ पे वेक्टर लगाओ। अब वेक्टर अगर चाहो हटाने के लिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई ए कॉस थीटा हमारा आ जाएगा। यही फाइनल, एक मिनट सॉरी, यही हमारा फाइनल फार्मूला आता है, यही हमारा जो है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारा फाइनल फार्मूला यही आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो सिंपल यार, किसी भी सतह से होकर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप कितना अच्छी तरीके से समझे उसके तौर पे मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक सतह है, एक मिनट, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई बंद सतह है, ठीक है। यहाँ से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, एक मिनट मैं सही से दिखा दूं थोड़ा, यहाँ से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी टोटल फ्लक्स कितनी है, यानी कि मैं फाई की वैल्यू पूछना चाहूंगा। फाई का वैल्यू फाई का वैल्यू का मतलब समझ रहे हो? फाई का वैल्यू का मतलब समझ रहे हो आप सभी? क्या क्या समझ रहे हो? कि सतह से होकर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरी है, तो कितनी गुजरी है देख लो। ये तो बाहर निकल गया है, एक ये भी, हाँ एक अंदर है, 2 है, 3 है, 4 है, 4, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। ये नहीं कि आप बाहर वाला काउंट कर लो, जैसे मेरे कहने का मतलब ध्यान से समझो, यहाँ पे 1 गुजरी है, 2 गुजरी है, एक बाहर से गई है, एक ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी किस चीज की, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी, एक मिनट रुक जाना आप सभी प्लीज। चलो जी ठीक है, मैं क्या कह रहा था ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि
भैया यहाँ पे कोई मान लो हमारा कोई बंद सतह है, ठीक है, यहाँ से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो इसके अंदर से यानी कि इस सतह के अंदर से जितना गुजरेगा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी कि फाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 गुजरा है, 2 गुजरा है, 3 गुजरा है, फाई का वैल्यू 3 आ गया। बाहर वाले को काउंट नहीं करना है, बाहर वाले को काउंट नहीं करना है, समझ गए। बाकी विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक भी पूछता है, तो फॉर्मूला हमारा हमको पता है ना, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। अब ई हमारा क्या है, ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का पता है वोल्ट बटा मीटर होता है। मैं ऐसा यूनिट निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, ऐसा यूनिट निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो वोल्ट बटा मीटर हो जाता है, ठीक है। और बाकी ए हमारा क्या है, एरिया है, एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहाँ पे हमारे सामने बचा वोल्ट इंटू मीटर। बहुत बार वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है बिहार बोर्ड ने, ठीक है, कि विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है। यहाँ पे तो खैर डिफाइनेशन बस पूछ रहा था, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि इसका एसआई मात्रक मिल गया, तो आपको बताना होगा वोल्ट मीटर। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही है रगड़ के, ठीक है। अगला, किसी बिंदु पर विद्युत विभव को परिभाषित करें, ठीक है, किसी भी बिंदु पे विद्युत विभव को परिभाषित करें, तो ध्यान से समझो, प्रति एकांक धन आवेश को, प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, ध्यान से समझो, प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य हमारा होता है, वो हमारा विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है जी। और कार्य है जो हमारा किया गया कार्य, वही विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि भी इसका हो जाता है V बराबर W बटा का Q नॉट। मैं Q नॉट आवेश मान रहा हूँ, या फिर Q भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया हूँ कि Q आवेश को मैंने अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हमने W मान लिया, ठीक है। तो V बराबर W बटा Q। बाकी इसका ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है कि क्या होता है, वोल्ट होता है। कि इसका ऐसे मतलब क्या होता है, विद्युत विभव का ध्यान दो, विद्युत विभव, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट आप ध्यान दे देना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे, विद्युत विभव पूछे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव पूछे, या पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, विभवांतर पूछे, या ईएमएफ पूछे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल पूछे, इन सबका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना अगले बार से, ठीक है, अगले बार से कंफ्यूज नहीं होना। और मैं बार बार आपसे भी रिक्वेस्ट करना हूँ कि प्लीज आप सभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप के कंटेंट आप अच्छी तरीके से, आप हर एक चीजों को अच्छी तरीके से समझ के रियल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, पढ़ाई कर सको। चलो जी, तो दोस्तों हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है, वो 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई, ठीक है, और विद्युत विभव यानी कि भी। अब ई और भी के बीच जो रिलेशन होता है, आपने इस रिलेशन को जरूर पढ़ा होगा, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन का डी आर, ठीक है, इस रिलेशन को आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। तो इसी रिलेशन को आपको यहाँ पे प्रूव करना है, इसी रिलेशन को आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि भैया ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मत रहो कि ये भ्रम में मत रहो कि ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच अगर आपको व्यंजक को स्थापित करने के लिए बोल रहा है, तो ये आपसे 2 नंबर में ही पूछने वाला है, ठीक है, ये चीज आप कंफर्म हो जाओ। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं अच्छी तरीके से, कि अगर चाहते हो कि 5 नंबर में शायद अगर पूछ दे, तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको चाहे तो विद्युत विभव का डिफिनेशन साथ में पूछ सकता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन। तो चाहे तो एक चीज का डिफिनेशन पूछेगा और उसके बाद बोलेगा कि हाँ भैया आप इस रिलेशन को क्या कर दो, सत्यापित कर दो। तो आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर आपको बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है, तो ये केवल आपसे 2 नंबर में ही पूछने वाला है। ये चीज आप कंफर्म कर लो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है ई बराबर माइनस डी वी अपॉन का डी आर। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग प्रूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं यहाँ पे हटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आप सभी को ना। चलो जी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, तो आप सभी को पता है कि ई बराबर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन का आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भैया व्यंजक होता है, ये चीज सबको पता होनी चाहिए। चलो जी, अब यहाँ पे आपको ये भी पता है विभव बराबर क्या होता है, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। यहां तक तो बिल्कुल भी किसी को कोई भी 1% भी, 1% का 0.01% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी इशू नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ऊपर मैंने लिख दिया, उसे समीकरण फर्स्ट मान लिया। और सेकंड में मैंने क्या किया, विभव का जो भी फॉर्मूला हमारा होता है, वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा का आर, इसे मैंने समीकरण सेकंड मान लिया, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं समीकरण सेकंड को आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, इसे मैं आर के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं। तो
देखते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद हमको क्या मिलता है। तो अगर मैं समीकरण सेकंड को आर के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्या करूं, इसे डिफरेंशिएट करूं, तो भैया यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, एक मिनट में पेन के कलर को चेंज कर लूँ, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा डी बी अपॉन का डी आर। और भैया पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डीसी हमारा जीरो होता है, लेकिन खैर इसको आगे कांस्टेंट लगा हुआ है ना, तो इसे हम लोग नहीं, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करने वाले। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, वो काम ये है ना कि मैं यहाँ से 1 को हटा के यहाँ पे मैं क्यू यहाँ पे गुना कर लेता हूँ, ठीक है। चलो जी, क्यू को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब जब मैंने क्यू को बाहर निकाल लिया, एक मिनट सॉरी, जब मैंने क्यू को बाहर निकाल लिया, तो देखो क्यू को जब मैंने बाहर निकाल लिया, तो अब हमको डिफरेंशिएट करना है 1/r का डी आर के रिस्पेक्ट में। क्यू को मैंने इधर भेज दिया, तो 1/r ही बचा ना, तो 1/r का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे क्लियर हो जाओ, ये 1/r है हमारा, ठीक है, 1/r है, इसको डी आर के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे पास उतना पेज नहीं है, लेकिन मैं आपको स्लाइड में यहाँ पे साइड में थोड़ी सी समझा देता हूँ कि 1/r का हमको डिफरेंशिएशन करना है, 1/r का हमको डिफरेंशिएशन करना है डी आर के रिस्पेक्ट में। अब r ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, r का पावर -1, r का पावर -1 ही बचेगा ना, r का पावर -1 डी आर के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे चीजें समझ लो, r का पावर -1, तो तुमको पता है कि x का पावर n रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है n इंटू एक्स का पावर n-1, ठीक है। यानी कि जो घात है उसे आप इंटू मिला दो और उसमें से एक घटा दो, तो यानी कि -1 है, तो मैं -1 को क्या दिखाना, मैं माइनस ले आता हूँ नीचे, ठीक है, मैं माइनस नीचे ले आता हूँ, और r, अब -1 इसमें से एक घटाना होता है, ठीक है, सबको पता है, तो -r और -2 पावर में, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। मैं चाहूँ तो माइनस को यहाँ पे r के जगह सेट कर सकता हूँ, और बाकी पूरा इतना की जगह हम लोग r का पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो r का पावर -2। तो चलिए इसे मैं इरेज कर दूंगा अच्छी तरीके से, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप सभी को, मैंने बता दिया सारी चीजें। अब देखो, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ सारी चीज को पहले तो, ठीक है, r का पावर -2 हमारे पास आया है सबको वो करने के बाद, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद। आपको डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा, वहां पे मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास स्लाइड थोड़ी कम है, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आगे आ जाओ एक मिनट, यहाँ पे आगे आओगे तो आपके पास dv/dr क्या बचेगा, एक मिनट, dv/dr करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने माइनस को आगे लगा दिया, आपके पास यही आ रहा था ना, -r का पावर -2, ठीक है, तो मैंने माइनस आगे लगा दिया। अब मेरे पास बचा r का पावर -2, यानी कि 1/r², r का पावर -2, तो मैं इसको नीचे भेजूंगा तो 1/r² हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी, 1/r² हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इसे चाहूं कि ऐसे कर दूं, देखो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि dv/dr इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा q/r², क्यू को मैंने यहाँ पे ला दिया, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, समझ गए, मैंने समीकरण सेकंड को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया, राइट। अब यहाँ पे जो ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², तो हमारा समीकरण फर्स्ट से मिल जा रहा है, यानी कि ई का वैल्यू होता है, किस चीज का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू होता है, तो मैं कुल टोटल की जगह ई लिख सकता हूँ, लेकिन आगे माइनस लगा है तो मैं -e लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चीजें समझो, बहुत ईजी है, अगर आप हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझोगे प्रॉपर तरीके से, तो कोई भी एक मिनट यार, कोई भी डेरिवेशन जो है ना वो हार्ड नहीं होता, ठीक है, कोई भी डेरिवेशन क्या होता है, हार्ड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बस रियल कॉन्सेप्ट समझो, ये नहीं कि तुम रट के गए हो तो एग्जाम में भूल ही जाओगे ना यार, और ऊपर से इतना प्रेशर क्रिएट होता है एग्जाम सेंटर में, ठीक है, तो वो हो जाती है थोड़ी, तो इसलिए रट के नहीं जाओ यार, समझ के जाओ, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। चलो जी, बाकी मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, dv/, देखो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे आपके सामने आ गया dv/का dr बराबर का ई का वैल्यू है ना, पूरा ई का वैल्यू है, तो माइनस का ई मैं दिखा दिया, ई बराबर क्या आ गया, यहाँ से इधर माइनस लगाओगे तो ई बराबर -dv/dr। क्या हमको यही प्रूफ करना था, जी हाँ, हमको यही प्रूफ करना था, क्योंकि यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच क्या होता है, व्यंजक होता है, ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि 10 क्वेश्चन आज के इस क्लास में कर लिए, और कल के क्लास में भी हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप सभी जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करना, हमें जितना ज्यादा हो सके आप सपोर्ट करना, और मैं इस टाइप के कंटेंट आप सभी के लिए लाते रहता हूँ, ताकि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है, मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, थैंक यू सो मच।